कोरोना वायरस से ग्रस्त चल रहे नैनीताल एसपी यातायात राजीव मोहन का दिल्ली में निधन हो गया है। वह 27 दिसंबर को कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। पहले उनका इलाज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चला था और इसके बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि राजीव मोहन को कोविड-19 पॉजिटिव होने के साथ साथ शुगर और निमोनिया की भी शिकायत थी। हल्द्वानी में उन्हें 2 यूनिट प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था, लेकिन इसके बाद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया था। अगर आप भी पेंशन के लिए बैंक या विभाग के दफ्तर के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो लोग वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन से जुड़े हुए हैं और उन्हें महीने के हिसाब से सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है, ऐसे लोगों को अक्सर ही ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मगर अब सरकार ने एक ऐप जारी कर दिया है जिसकी मदद से यह काम भी आसान हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन से जुड़े करीब 7 लाख पेंशन धारकों के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके माध्यम से अब घर बैठे बैठे पता करना आसान हो जाएगा कि पेंशन की रकम खाते में पहुंची या नहीं। एप्लीकेशन के डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। इसके इंस्टॉल होते ही यह ऐप आपके मोबाइल में किसी भी अन्य ऐप की तरह दिखने लगेगा। इस ऐप का नाम SWD पेंशन स्कीम्स होगा। इसके अंदर जाने के बाद इसमें ब्राउजर चुनने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको किसी भी एक ब्राउजर को चुनना होगा। इसके चुनते ही आप सीधा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर अपनी पेंशन की स्कीम और बैंक अकाउंट नंबर भरकर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने पेंशन का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात दी। भारत को जीत के लिए 328 रनों का लक्ष्य मिला था। ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद गावा के मैदान पर मुकाबला हारी है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में ऋषभ पंत ने अहम पारी खेली। चौथी पारी में भारत के लिए शुभमन गिल ने 91, चेतेश्वर पुजारा ने 56, अजिंक्य रहाणे ने 24 और वाशिंगटन सुंदर ने 22 रनों की पारी खेली। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। भारत ने ब्रिस्बेन टेस्ट में शानदार पारी के चलते पंत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत से BCCI भी काफी खुश है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख सौरव गांगुली ने टीम के लिए इनाम के तौर पर बोनस का ऐलान किया है। उत्तराखंड में स्कूलों के संचालन को राज्य शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दे दी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 9 माह बाद 9वीं और 11वीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 2 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों की कक्षाओं को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा नीति और स्कूलों को खोलने के अहम मुद्दों में ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद हैं, लेकिन अब स्थिति कुछ सामान्य हो गई है। इसी हफ्ते अगले 2 से 4 दिनों के भीतर स्कूलों को खोला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक स्कूल खुलने से पहले SOP जारी की जाएगी। हल्द्वानी शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर निगम काफी सहज हो गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने शहर में हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए एक अभियान जारी किया है। अभियान के तीसरे दिन रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक अतिक्रमण हटाया गया। सहायक नगर आयुक्त विजेंद्र चौहान और गौरव भसीन के नेतृत्व में निगम की टीम ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत लाइब्रेरी से लेकर मंगल पड़ाव तक अतिक्रमण हटाया। लाइब्रेरी के सामने कई सालों से कब्जा किए हुए कब्जाधारी को टीम ने हटा दिया। साथ ही उसका सामान जब्त कर लिया गया। व्यापारियों ने अभियान का विरोध किया। इस दौरान व्यापारी और निगम के अधिकारियों के बीच बहस हुई। हालांकि अधिकारियों ने व्यापारियों की एक नहीं सुनी और 33 लोगों का चालान कर 18,600 रुपये वसूल लिए। इसे देख के लग रहा है कि अब प्रशासन हरकत में आ रहा है। हल्द्वानी के MBBG कॉलेज में अब छात्र 4G हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को 4G हाई स्पीड सेवा का उद्घाटन किया। कॉलेज के छात्र फ्री में वाईफाई की सेवा ले सकते हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से वीडियो तथा अन्य गेम्स की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि इंटरनेट का इस्तेमाल गलत गतिविधियों के लिए ना हो। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि मार्च तक सभी कॉलेजों को वाईफाई सेवा को चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ कहा कि सरकार छात्रों की शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी।
जल्द ही प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों के लिए सरकार नई योजनाओं को भी लाने वाली है। कार्यक्रम के दौरान हल्द्वानी से विधायक और प्रदेश कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी सरकार की इस पहल को बेहतर बताते हुए कहा कि 4G इंटरनेट सेवा बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से बहुत कारगर साबित होगी। कोरोना काल में काफी लोगों की नौकरियां छूट गईं। अपने घर लौटे प्रवासी युवा कारोबार की तलाश में दर दर भटकते रहे। ऐसे में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार योजनाओं की कागजी कार्रवाई को पूरा करने में जुटी हुई है। प्रदेश में 21 जनवरी को क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सोमवार तक करीब 250 अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं। मंगलवार को कुछ देर के लिए सेवा योजन कार्यालय का सर्वर डाउन हो गया। इससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। इस दौरान कार्यालय में युवाओं की भीड़ लग गई। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। बताया कि मेले में 7 निजी कंपनियां 94 पदों के लिए रोजगार के मौके देंगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल्द ही अपने 105 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती जल्द ही शुरू करने वाली है। यूपीसीएल की बैठक में शामिल यूपीसीएल के एमडी डॉक्टर नीरज खैरवाल और निदेशक मानव संसाधन AK सिंह ने बताया गया कि शासन स्तर से 105 पदों पर सीधी भर्ती के लिए रोस्टर तैयार हो चुका है। पंतनगर विवि से जल्द ही MOU करने के बाद सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग में जितने भी ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके अधीन कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने और PF व ESI कटौती को सुनिश्चित किया जाएगा। अवर अभियंता, सहायक अभियंता के वरिष्ठता संबंधी मामले जो हाई कोर्ट में लंबित हैं, उनका परीक्षण करने के बाद उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मानव संसाधन के कामों को गति देने के मकसद से अधीक्षण अभियंताओं को काम चलाओ व्यवस्था के तहत उप महाप्रबंधक मानव संसाधन के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यभार दिया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने हल्द्वानी के प्रमुख सरकारी अस्पताल में भवन निर्माण के लिए बजट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रभारी ने शहर के बेस हॉस्पिटल में हार्ट सेंटर के श्रेणी 4 आवास निर्माण के लिए दूसरी किस्त को स्वीकृति दे दी है। स्वास्थ्य सचिव प्रभारी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशक को इस बारे में पत्र लिखा गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए पहले ही एक किस्त जारी की गई थी। आपको बता दें कि पहली किस्त के रूप में 69.61 लाख की राशि और दूसरी किस्त के रूप में अस्पताल को 39.33 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बचे हुए जो भी कार्य हैं वो शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। यह स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही पत्र में यह भी साफ किया गया कि कार्य के लिए जितने की स्वीकृति मिली है उतने ही खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। टीकाकरण का तीसरा दिन काफी सहज रहा। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में मंगलवार को भी तय समय पर सुबह 9 बजे से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। लेक्चर थिएटर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में सबसे पहला टीका स्वास्थ्य कर्मी जय सिंह को लगाया गया। इसके बाद टीकाकरण अभियान की नोडल डॉक्टर साधना अवस्थी, डॉक्टर मनोज गंगवार, डॉक्टर सुभाष जोशी, डॉक्टर वीरेंद्र सत्यावली ने कोरोना का टीका लगवाया। इन सभी फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं ने अन्य सहकर्मियों को पूरे उत्साह के साथ टीका लगवाने की अपील की। वहीं महिला अस्पताल में फिर 2 घंटे की देरी से टीकाकरण शुरू हुआ। सुबह 10:55 पर सबसे पहला टीका अस्पताल के ही वरिष्ठ फार्मासिस्ट राजेंद्र सिंह एरी को लगाया गया। हेल्थ वर्करों के साथ ही फार्मासिस्ट और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी वैक्सीनेट किया गया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 जनवरी को राजभवन का घेराव करने की चेतावनी दी है। मंगलवार को हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात पत्रकारों के समक्ष रखी। संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला कमेटी के सदस्य सरदार दलजीत सिंह ने कहा कि पूरे देश भर में चल रहे किसानों के आंदोलन को तेज करने के उद्देश्य से और कृषि कानूनों के विरोध में 23 जनवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। प्रदेश के सैकड़ों किसान राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। कमेटी के सदस्य उम्मेद बोरा, ताजेंद्र सिंह, हरेंद्र बालियान व हाजी अमीर हसन ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को स्वीकार करना चाहिए, वहीं मीडिया को खत्म होने से बचाना चाहिए। आज खेत की मिट्टी खुद किसानों के श्वेत जल के लिए तरस रही है। बाल हिंसा, बाल क्राइम को बढ़ता देखते हुए प्रदेश में बाल मित्र पुलिस थाने का उद्घाटन इस महीने के अंत तक हो जाएगा।
देहरादून के डानलवाला में स्थित इस थाने को बेहतर माहौल देने के लिए कक्ष की दीवारों पर कार्टून और परिसर में खेल के सामान भी रखे गए हैं। थाने में पुलिस के अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। यहाँ CWC सदस्य, चाइल्ड हेल्पलाइन और विधि प्राधिकरण के सदस्यों की भी तैनाती होगी। नाबालिगों को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए काउंसलिंग भी की जाएगी। तकरीबन 5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया ये बाल मित्र थाना अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले और गुमशुदा नाबालिगों को विशेष काउंसलिंग कराएगा। थाने का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों नववर्ष के प्रथम सप्ताह में होना था, लेकिन उनके अस्वस्थ होने के चलते अब उद्घाटन इसी महीने के अंत तक होगा। पुलिस से खौफ खाते बच्चों के लिए प्रवेश द्वार को भी आम द्वार से अलग बनाया गया है। इस तरह के थानों से बच्चों को अपराध से दूर एक सुनहरी राह दिखाई जाएगी।